Assalamu alaikum everyone. Hope you're fine. So today, in continuation of our previous lecture, uh, we will be dealing with Old English literature. We will be discussing battle poems, love poems, and religious poems. So one of the poem, a significant poem which was discussed yesterday, was Beowulf. So the Epic of Beowulf, it indicates that the Anglo-Saxons, like other ancient nations such as Greeks, Persians and Romans, had their own literature. तो बियोवुल्फ को जब हमने पढ़ा, हमने उसकी कुछ मेजर थीम्स को भी डिस्कस किया, तो हमें पता चला कि एंग्लो सैक्सन्स जो हैं, जैसे कि पुरानी एंशिएंट नेशंस हैं हमारे सामने, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन एक हमारे सामने बहुत पुरानी है, रोमन एम्पायर है, रोमन सिविलाइजेशन है, पर्शियंस हैं, तो इनका भी लिटरेचर मौजूद था। ग्रीक्स के यहाँ हमें होमर की एग्जांपल मिलती है कि ग्रीक्स के टाइम पे भी लिटरेचर लिखा जा रहा था। पर्शियंस की बात करें तो हमें उनके यहाँ भी पुराना लिटरेचर मिलता है। रोमन्स के यहाँ भी हमारे यहाँ कोई उनके यहाँ मिथोलॉजी और इस तरीके से जो अदब तख्लीक किया गया उस वक़्त, वो हमें देखने को मिलता है। हमें आज भी उनकी कुछ राइटिंग्स जो हैं वो प्रिज़र्व्ड हैं, जो हम जिनका एक्सेस हम तक है। तो बियोवुल्फ जो है एंग्लो सैक्सन्स के वक़्त की एक आप कह लो शाहकार किस्म की एक तवील नज़्म एपिक पोएम जो है वो लिखी गई, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो है उसमें लोगों की तारीख के बारे में भी बताया गया। जो बियोवुल्फ है उसमें प्रिमिटिव वर्ल्ड के बारे में बताया गया कि कितने करेजियस थे लोग, कितने डेयरिंग थे, कितने निडर थे, कितने बहादुर थे, कितने एडवेंचरस थे, और उसमें उनकी नोबिलिटी को दिखाया गया, लोगों की मुश्किलात का दिखाया गया कि लोग किस तरीके से उनके बिलीफ्स क्या थे। बियोवुल्फ के यहाँ भी आपको क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट भी मिलता है और पैगनिज़्म भी मिलता है। बियोवुल्फ ऐसी पोएम है जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि वहाँ पे पैगनिज़्म भी है, पेगन्स भी हैं और उसमें हमें क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि ये जो लोग थे, ये एक यंग वॉरियर्स और वाइज़ ओल्ड रूलर्स के तौर पर हमारे सामने आते हैं। मतलब कि एज़ अ यंग जब वो यूथ में होते हैं तो एक यंग वॉरियर्स होते हैं, और when they are in their old age, they are very wise. Uh, तो Beowulf portrays the relation between the master and his servants or a lord and his companions. ये भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद द कंपेनियंस एंड वॉरियर्स दे सर्व देयर मास्टर सिंसियरली एंड ड्यूटीफुली, क्योंकि किंग ने जब बेओवुल्फ को रिक्वेस्ट की कि आपने इस ग्रेंडल को मारना है, आपने इस ग्रेंडल को, एक मॉन्स्टर है, तो उसने बहुत ड्यूटीफुली और बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत ब्रेवरी और करेज के साथ उसका मुकाबला किया। उसके बाद इसी तरीके से हम देखते हैं कि व्हेन बेओवुल्फ डाइज हिज वॉरियर्स मॉर्न हिज डेथ, कि ये एक हमें देखने को मिलता है कि सर्वेंट और मास्टर का जो रिलेशन है, पीपल का जो रूलर के साथ रिलेशन है, वो कितने लॉयल हैं कि जब वो फोत हो जाता है तो वो उसकी आप कह लो कि मौत का अफसोस मनाते हैं। उसका जो फ्यूनरल दिखाया गया है बेओवुल्फ के एंड में, उसमें हम देखते हैं कि उसको कैसे उस एक ग्रेट लीडर को, एक ग्रेट किंग को, एक ग्रेट वॉरियर को, फियर्स वॉरियर को उन्होंने मॉर्न किया है, उसकी मौत पे इज़हार अफ़सोस किया है। तो दिस रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन लॉयल्टी एंड डिवोशन। इसके अलावा हमने कल भी बात की थी कि इसमें रिवेंज का भी एक एलिमेंट हमें देखने को मिलता है कि ग्रेंडल की जो मदर थी, उसने एक रिवेंज लेने के लिए बेओवुल्फ को सीड्यूस भी किया और उसने उसको मारने की कोशिश भी की। और सम ऑफ दीज़ थीम्स आर डिपिक्टेड इन अदर हीरोइक पोएम्स, जो शॉर्टर लेंथ की लिखी गई हैं। क्योंकि ये एक एपिक पोएम थी, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी, तो इसके अलावा शॉर्टर पोएम्स भी उस वक़्त लिखी जा रही थी। आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ और बैटल पोएम्स भी हैं। जैसे these poems were found in the Anglo-Saxon chronicles, an official document used for recording important historical events. जो कि आल्फ्रेड द किंग था, आल्फ्रेड द ग्रेट जिसको कहा जाता है, जिसकी एक मुसलसल जंग की हालत में जो वाइकिंग्स के साथ रहता था, उसने ये क्रॉनिकल्स का कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत सी हमें स्टोरीज मिलती हैं और बहुत सी ऐसी पोएम्स मिलती हैं। एक ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट प्रोज राइटर और उसने एक पोएम भी लिखी थी। और इसके एक तो नहीं, बहरहाल ही यूज्ड टू राइट पोएट्री एज़ वेल।
और ये जो क्रॉनिकल्स हैं असल में एक तरह से उस वक्त का एक रिकॉर्डेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो किंग की तरफ से है, और इसमें हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं, उस वक्त की बैटल पोएम्स मिलती हैं कि कैसे लोगों के साथ जंगें हो रही थी, और जिसमें अभी यहाँ पर जिक्र भी किया गया है कि द फर्स्ट ऑफ दीज पोएम्स टाइटल एज द बैटल ऑफ ब्रोननबर्ग is about which was about the victory of Athelstan, a Saxon king who defeated an allied army of Scots, Picts, Celts and Vikings from Denmark in 937 century. अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि वाइकिंग्स जो थे ये डिफरेंट टाइप्स के थे, सेल्टिक वाइकिंग्स भी थे, इस तरीके से जो बाकी उधर ट्राइब्स रह रहे थे, दे वर इन कंटिन्यूस फाइट विद द इंग्लिश पीपल, जो एंग्लो सैक्सन पीपल थे उनके साथ मुसलसल एक जंग की सूरत हाल थी वहां पर। तो एथलस्टान ये जो है ये भी एक सैक्सन किंग है, और इसने इस बैटल का जिक्र किया है, मतलब कि इस बैटल का जिक्र पोएम्स में हुआ है। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 73 लाइंस एंड द एनोनिमस पोएट, हमें नहीं पता वो पोएट कौन था, उसने एथलस्टान को जिस तरीके से शायर करते हैं कि उसने किंग को प्रेज किया, उसका जो ब्रदर था एडमंड उसको भी प्रेज किया, और इस पोएम में ब्रिटिश किंग की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें एक हमें पेट्रियोटिज्म भी देखने को मिलता है, नेशनलिज्म भी देखने को मिलता है 10th सेंचुरी में, कि जो ब्रिटिश पीपल के यहाँ या एंग्लो सैक्सन्स जो सख्त पीपल थे उनके अंदर मौजूद था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और बैटल ऑफ मेल्डन बड़ी मशहूर बैटल थी उस वक्त की, जिसमें इंग्लैंड को डिफीट किया वाइकिंग्स ने 991 में। तो इसकी डिटेल्स भी हमें इस पोएम में मिलती हैं। ये 3 to 5 लाइंस की एक पोएम है, और इसमें उस तरह की बैटल नहीं है, मतलब कि ये बैटल ऑफ मेल्डन में क्योंकि ब्रिटिश को जो है वो डिफीट हुई थी, इट रिफ्लेक्ट्स नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। दिस पोएम डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रिश्चियन ब्रिटिश ट्रूप्स हु फाइट ब्रेवली एंड प्रेफर टू डाई एट द हैंड्स ऑफ देयर हीदन और नॉन क्रिश्चियन एनिमीज रादर देन एक्सेप्टिंग देयर ऑफर टू पे ट्रिब्यूट। अब वाइकिंग्स क्या थे कि वो मारते थे या फिर वो सोना, क्योंकि मैंने आपको बताया था देवर रेडर्स, सी रेडर्स, तो वो सिल्वर के पीछे थे, गोल्ड के पीछे थे, और वो अक्सर बार्गेन भी कर लिया करते थे। वो क्योंकि ट्रेडर्स थे, वो कहते थे हमें लैंड दो और हमें पैसा दो, ठीक है। और जो वाइकिंग्स जितने भी थे उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो अक्सर उनके साथ पीस करने के लिए एल्फ्रेड द ग्रेट या इस तरह के जो बाकी एंग्लो सैक्सन किंग्स थे वो कहते थे हम कुछ निगोशिएशन कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं उनके साथ, निगोशिएशन करके, और हम बता देते हैं कि भाई आपको हम इतने पैसे देंगे, आप हमारी जमीनों को छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है इस पोएम के अंदर ये डिपिक्ट किया गया है कि बैटल ऑफ माल्डन में जो एंग्लो सैक्सन पीपल हैं या जो वॉरियर्स हैं, जो जंगजू हैं, उस वक्त के जो सोल्जर्स हैं, दे डिड नॉट सरेंडर, और उन्होंने आखिरी दम तक जो है वो लड़ाई की, ऑल्दो दे वर डिफीटेड एंड इट वाज द विक्ट्री डे फॉर द वाइकिंग्स, येट द पोएट, जो भी एनोनिमस एक पोएट है, हमें पता नहीं है उसके बारे में, उसने इसको डिस्क्राइब किया, इसमें एक तरह से अपने शोधा को ट्रिब्यूट दिया है। द इंग्लिश फोर्सेस वर लेड बाय बेर्थनॉथ, या इसकी बायरथनॉथ, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, I am not aware of its correct pronunciation, I'm sorry, who denied his rivals offer to pay tribute and avoid the battle. उसने कोशिश की कि हम इनको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ सिल्वर वगैरह दे देते हैं और बैटल को अवॉइड किया जाए, लेकिन ही डाइड फाइटिंग करेजियसली ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और उसकी डेथ के बाद ये अर्ल जो है एक तरह से इंग्लैंड में आप कह लो कि इन किंगडम्स में अर्ल का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ आप उर्दू में हम बोलें तो नवाब होते हैं, या कोई स्टेट का जो जो लॉर्ड्स होते हैं या स्टेट के ऑनर्स होते हैं, उनको एक स्टेट दे दी जाती है एज अ गवर्नर, आप कह सकते हो उनको, कि खित्ते के वो जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकली एक ऑफिशियल्स होते हैं, तो एक टाइटल दिया जाता है उन्हें अर्ल का। तो जैसे आप इंग्लैंड में देखो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज, इस तरीके से मुख्तलिफ ड्यूक्स होते हैं, अर्ल्स होते हैं, इस तरीके से। तो उसके बाद इसने क्या किया कि डेथ हिज कंपेनियंस कंटिन्यू टू फाइट, मतलब कि जब वो मर गया तो उसके बाकी कंपेनियंस थे उन्होंने कंटिन्यू किया फाइट को, एक्सेप्ट ओडा हु फ्लेड द बैटल। द एनोनिमस पोएट एडमायर्स द मेटल एज वेल एज द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिम। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं कि ये जो पोएम्स हैं वो डिपिक्ट करती हैं बैटलफील्ड के सीन्स को, उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द आर्मीज को,
अब बैट ऑफ मेल्डन जो है वो उसमें कुछ डायलॉग्स भी हैं कि इंग्लिश वॉरियर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से बहादुरी के साथ जो है वो दुश्मनों का सामना करते हैं। इसके अलावा ये जो काम है इसमें आपको कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, रियल इवेंट्स को इसमें आप जो बैटल पोएम्स हैं इसमें आपको देखने में मिलती हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा आपको हिस्टोरिकल बैटल्स के बारे में बात की जाती है। इसमें आपको सॉरी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो पोएम्स हैं इसमें आपको बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी पता चलते हैं, हिस्टोरिकल बैटल्स का भी बारे में पता चलता है और ये जो पोएम्स हैं इसमें हिस्टोरिकली जो है वो जो इश्यूज हैं, जो टैक्टिक्स ऑफ वॉर हैं, जो लोगों की परसेप्शन है, मतलब इसमें हमें रियलिज्म भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और ये एक तरह से वॉरियर्स को, सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए या फर्दर जो फ्यूचर में जो सोल्जर्स हैं उनको अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए लिखी जाती थी। फिर हमारे पास पोएम आ जाती है लव पोएट्री, जो इस वक़्त लिखी जाती थी। 2 तरह की पोएम्स थी हमारे पास, एक थी रिलिजियस पोएट्री और एक तरह की सेक्युलर पोएट्री। तो रिलिजियस पोएट्री जो थी उस वक़्त वो बेसिकली ज़िक्र उसमें ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का ज़िक्र था। एंग्लो सैक्सन्स की जो पोएट्री थी उसमें हमें ज़्यादातर जो चीज़ें मिलती हैं वो एंग्लो सैक्सन्स का जो रिलिजन था क्रिश्चियनिटी थी या उसमें पेगनिज़्म के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। It is about God, it is about angels, it is about glorifying God, it is about the attributes of God और इस तरीके से it's about heaven, hell और ये हमें एलिमेंट्स मिलते हैं जो रिलीजियस पोएम्स में। लेकिन जो सेकुलर पोएट्री थी उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की जैसे एक हमने एग्जांपल दी विज़डम पोएट्री इस तरीके से हम देखते हैं कि उस वक़्त एक बुक लिखी गई थी एक्सीटर द एक्सीटर बुक इस पे हम आगे जाके देखते हैं कि उसमें कुछ स्टोरीज हैं द वॉन्डरर द सी फेयरर वो हमें जो है वो उस बुक से मिलती हैं जो एक सबसे पहला जो हमारे पास एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जो एक बहुत जिसमें ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलती हैं और वो एक्सीटर बुक है। अच्छा, तो लव पोएट्री की हम बात करते हैं। लव पोएट्री डेविड एचेस ने इसको कहा कि इट इंक्लूड्स फ्रेगमेंटरी पोएम्स। फ्रेगमेंटरी पोएम्स मतलब छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में पोएम्स हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, जो इंसान जो है वो या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो खुद कलामी करता है या बात करता है। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स अगर हम बात के पोएम्स में देखें, तो जो बड़ा एक मशहूर नाम है हमारे सामने आई थिंक रॉबर्ट ब्राउनिंग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स यूज़ करता है। अमेरिकन पोएट था ये। मॉडर्न अमेरिकन पोएट तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इन द फर्स्ट ऑफ दीज पोएम्स पहली जो पोएम है उसका नाम है द हस्बैंड्स मैसेज और इसमें क्या है a piece of wood speaks and tells the story of its origin in a forest and then becoming a plank of wood using in building a ship। तो इसमें जो स्पीकर है वो क्या है कि पीस ऑफ वुड है जो बात करता है और एक अपनी कहानी बताता है कि कैसे मैं एक जंगल में एक लकड़ी थी और उसके बाद जो है उसे एक प्लैंक बना और उसके बाद जो है उस प्लैंक को शिप में लगा दिया गया। फाइनली द स्पीकर ऑफ द पोएम दैट इज द पीस ऑफ वुड इट बिकम्स अ मैसेंजर फॉर अ हस्बैंड हु कार्व्स अ मैसेज ऑन इट। मतलब कि आप देखो कि एक लकड़ी है जंगल से टूटती है उसके बाद वो उसे प्लैंक बनाया जाता है, उसको शिप में लगाया जाता है और उसके बाद वो शिप जो है उसके ऊपर जो हस्बैंड है वो एक मैसेज लिख के देता है। तो द टेक्स्ट ऑफ दिस मैसेज इंडिकेट्स दैट द हस्बैंड बिकॉज़ ऑफ अ फ्यूड वाज़ कंपेल्ड टू लीव हिज होमलैंड एंड हिज वाइफ और वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के लिए एक मैसेज छोड़ के जाता है क्योंकि उसको छोड़ के जा रहा है। तो द स्पीकर रिकाउंट्स द सोर्स ऑफ सेपरेशन एंड एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ। तो वो अपनी वाइफ के लिए जो है वो एक आप कह लो कि एक मोहब्बत का जो पैगाम है वो उस लकड़ी पे लिख के जाता है। अ सिमिलर एलिजिक और मोurnful नोट इज मोर ऑब्वियस इन अदर पोएम्स। इस तरीके से ये चीजें जो हैं हमें देखने को मिलती है कैसे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक मोनोलॉग की शक्ल में इन पोएम्स में दिखा। एक और पोएम है हमारे पास द वाइफ्स कंप्लेंट। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें जो स्पीकर है वो एक खातून है जो अपने एक आइसोलेशन में चली गई है एक केव में और वो अफ़सोस कर रही होती है, ग्रीव कर रही होती है और अपने हस्बैंड के साथ जो है वो दोबारा जो है वो रियूनाइट होना चाहती है। इस तरीके से अच्छा अब इन पोएम्स में हम देखते हैं कि हमें कैसे थीम्स मिल रहे हैं लव पोएम्स में
कि ज़्यादातर आपको इसमें जो है वो सेपरेशन का एलिमेंट नज़र आता है, आपको आइसोलेशन नज़र आती है और आपको एक्साइल नज़र आता है कि जब भी 2 मोहब्बत करने वाले बिछड़ते हैं, तो और वो आपस में एक-दूसरे के साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो ये थीम्स हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं इनकी पोएम्स में। नॉस्टैल्जिया नज़र आता है, इस तरीके से हमें ग्रीफ नज़र आता है और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जो हैं स्पीकर्स के हमें वो देखने को मिलते हैं। तो लव पोएम्स में एंग्लो सैक्सन एज की जो लव पोएम्स हैं उसमें हमें ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी मशहूर पोएम है द सी फेयरर। सी फेयरर जो है वो एक सेलर है। सी फेयरर कहते हैं अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय सी सो मेनी टाइम्स। तो सी फेयरर एक सेलर है हु हैड वंस ऑप्टेड फॉर अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। उसने एक बार कहा था कि भाई मैंने एडवेंचर करना है, मैं नई जगह देखना चाहता हूँ कश्ती में बैठ के। अब ये भी एक एक्सप्लोरेशन है जो वाइकिंग्स थे। अगर हम उनको देखें तो वो नॉर्थ से वेस्ट में आए थे और वो भी न्यू लैंड्स को देखना चाहते थे, न्यू लैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे। ठीक है, इस पे एक सीज़न भी है वाइकिंग्स, बड़ा मशहूर हिस्ट्री टीवी का एक हिस्ट्री चैनल का एक बड़ा मशहूर सीज़न है, वो बड़ा मकबूल है। उसमें जो रैगनार का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो उसमें लीडिंग सेंट्रल कैरेक्टर है, रैगनार लॉथब्रोक, तो वो भी आप देखते हैं कि बड़ा एडवेंचरस किस्म का है। उस एक वाइकिंग है, एक फियर्स वॉरियर है, बड़ा ब्रेव है, बड़ा करेजियस है, लेकिन उसके अंदर एक एडवेंचर मौजूद है और वो कहता है कि उसकी लाइफ भी एक एडवेंचरस होनी चाहिए। वो नए लैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलता है और ऐसे करते-करते इंग्लैंड पहुँच जाता है। मतलब कि आज ये जो एंग्लो सैक्सन्स का जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटिश आइलैंड्स थे, वहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो इसको पता चलता है कि भी वहाँ पे बड़ा जो है सिल्वर है, इसको पता चलता है वहाँ पे कोई नया गॉड है और क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, ये लोग पेगन्स होते हैं। तो वो सीज़न जो है अगर आप वो देखो तो आपको उस टाइम का पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक देयर इज़ अनदर सीज़न व्हिच आई रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स, उसका नाम है द लास्ट किंगडम। द लास्ट किंगडम जो सीज़न है उसमें भी आपको एल्फ्रेड द ग्रेट और ये एंग्लो सैक्सन एज बहुत अच्छे से समझ आएगी। उसमें क्रॉनिकल्स जो थे एल्फ्रेड ने जिस पे काम किया था, किंग एल्फ्रेड, उसमें जो वाइकिंग्स के साथ जो क्रिश्चियंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था, द लास्ट किंगडम सीज़न इज़ ऑल अबाउट इट। आपको पता चलेगा व्हिच सॉर्ट ऑफ लाइफ दे आर लिविंग। तो वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप देखना चाहो तो वो इज़िली नेटफ्लिक्स वगैरह पे अवेलेबल है। वो आपको आराम से मिल जाएगा गूगल वगैरह पे। तो वाइकिंग और द लास्ट किंगडम दे आर मच दे आर वर्थ टू बी वॉच्ड सीजन्स इन इस एज को समझने के लिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं बहुत ज़्यादा जो ओपन एक्सेस है जिसका सबके लिए। तो स्पीकर इन द पोएम द सी फेयरर इज अ सेलर हु हैड वंस ऑप्टेड फॉर अ लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड वंडरिंग इन 124 लाइन्स ऑफ दिस मोनोलॉग। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें वो बात कर रहा है, खुद बता रहा है, बयान कर रहा है। जो सी फेयरर है इसमें नरेटर है और स्पीकर जो है इसमें वो क्या करता है, ही रिकाउंट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ लोनलीनेस ऑफ लाइफ एट सी। तो वो एक तरह से घर की को याद करता है, नॉस्टैल्जिया है उसके अंदर। वो इस दुनिया की बेसबाती की बात करता है। वो कहता है कि ये दुनिया जो है वो टेम्परेरी है। यहाँ पर जो भी चीज़ है, कोई भी मुस्तकिल चीज़ नहीं है, हर किसी ने मर जाना है। और वो एक तरह से इसमें रिलीजियस थीम भी नज़र आता है कि वो कहता है कि आपने अच्छे काम करने हैं, ज़िंदगी में अच्छे काम करने हैं, हार्डशिप्स को बर्दाश्त करना है। तो ही asserts that men living a sedentary life on land cannot understand that what is a life of hardships। वो कहता है कि जो लोग ज़मीन पे रहते हैं उनको क्या पता कि जो समंदर में लोग सफ़र करते हैं उनकी क्या मुश्किलात होती हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तन्हाई क्या होती है, जो सबसे बड़ा एक इसमें थीम है कि इंसान जो है जब आपके हर तरफ जो है चारों तरफ पानी है, ऊपर आसमान है और आप तन्हा हो, अकेले हो और आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है, एक हद तक आप कोशिश करते हो जो है कश्ती को आगे लेके जाने की, फिर आप थक जाते हो, आप आराम करते हो, फिर कोई समुद्री लहर आती है और आपकी कश्ती आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। तो और उसके बाद शदीद सर्दी का मौसम है। ही रिकॉल्स द कोल्ड विंटर्स इन द सी व्हेन वन फील्स कंप्लीटली अबैंडन्ड। कि जब सर्दी होती है वो एक उदासी की अलामत है कि जब आप देखते हो कि बर्फ पड़ी हुई है और हर तरफ जो है वो स्नो है और आप जो हो स्टक हो जाते हो बर्फ में। आपके जो रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं जो आपके मामूल के जो जितने भी काम हैं वो आपके रुक जाते हैं। तो ही एडमिट्स दैट लाइफ ऑफ अ सेलर इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट एडमायर्स इट टू फॉर इट्स एडवेंचरस नेचर। कहता है कि ऑल्दो ये एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी है एक सेलर की, एक सीफेरर की, लेकिन इसमें नो डाउट कि देयर इज़ एन एडवेंचर इन इट। उसके बाद एक और पोएम हमारे पास आती है
जो बड़ी फेमस है उसका नाम है द रुअन। द रुअन जो है इट रिफ्लेक्ट्स द सोरोज ऑफ द स्पीकर हु रिविजिट्स अ सिटी ही हैज सीन इनहैबिटेड एंड फ्लरिशिंग बट नाउ ओनली सीज द डेसोलेट रुइंस। तो इस ये छोटी सी एक पोएम है 41 लाइंस की। इसमें पोएट जो है वो एक इलाके को डिस्कवर करता है जिसको उसने उस वक्त देखा होता है जब वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। वहाँ पे लोगों का जो है वो गहमा गहमी चहल पहल हर वक्त रहती है। लेकिन अब वो देखते हैं तो वो एक बिल्कुल डेसोलेट जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है वो। तो इसमें एक नॉस्टैल्जिया नज़र आता है और बताया जाता है कि भी कैसे जो है दो कंडीशंस हैं, दीवारों की कंडीशंस की बात करता है, टॉवर्स को बताता है, उस शहर के कोर्टयार्ड्स की बात करता है, जो वहाँ पे गुसलखाने जो बड़े-बड़े बेथ होल्स थे उस वक़्त, उनकी बात करता है कि हाउ दिस प्लेस वाज़ वन इनहैबिटेड, कि कैसे एक जगह थी जहाँ पर फेस्टिवल्स होते थे, वॉरियर्स को सेलिब्रेट किया जाता था जब वो कोई जंग जीत के आते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर कोई भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो आइसोलेट हो चुकी है, हर चीज़ खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो हमें इस पोएम में ये भी देखने को मिलता है कि कैसे जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, अगर हम एक रोमांटिक पोएम की एग्जांपल दूँ मैं आपको, ओज़िमेंडियस है पीबी शेले की एक पोएम, उसमें भी वो इस तरह का एक थीम बताता है और बताता है कि ग्रेट किंग है ओज़िमेंडियस और वो एक उसमें एक ट्रैवलर की बात की जाती है उसमें, जो नैरेटर है कि वो एक जगह से गुज़रता है और देखता है कि डेज़र्ट में उसको बहुत बड़े जो है वो स्टैचूज़ नज़र आते हैं। तो ओzymandias की एग्जांपल एक जो है बड़ी रेलेवेंट है इस पोएम को समझने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक सेकुलर पोएम्स आ जाती हैं ओल्ड इंग्लिश में। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एक रिलीजियस पोएम्स थी और दूसरी सेकुलर पोएम्स थी। तो इसमें ट्राइबल और फ्यूडल सोसाइटी को डिस्क्राइब किया गया, जो उस वक़्त का सोशल सेटअप था, मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशन था एक फ्यूडल लॉर्ड के साथ, मिलिट्री चीफ का जो रिलेशन था, वॉरियर्स का जो रिलेशन था आपस में एक-दूसरे के साथ और उनके कमांडर्स के साथ, उसको डिस्क्राइब किया गया है। Men admire adventurous lives and sing praises of those who show their valor and courage। तो अब ये उस वक़्त के लोगों का एक माइंडसेट था कि जो बहादुर है उसकी इज़्ज़त है, वेल्दी जो रिच है उसकी इज़्ज़त है, जो ब्रेव है उसकी इज़्ज़त है, जो लॉयल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ख़वातीन की आवाज़ हमें ज़्यादा नहीं सुनाई दी जाती इन पोएम्स में, क्योंकि यहाँ पे औरतें जो थी वो बड़ी डिप्राइव थी। देयर वाज़ अ सेंस ऑफ डेप्राविटी among those poets for women, or they appear in only two poems in which they complain about their suffering caused due to separation from husbands, जैसे हमने एक अभी पोएम एग्जांपल में देखी भी है। फिर themes of religious poems written in old English are quite different from those of secular poems। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर का जो है इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम मज़ीद जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।